नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी जो सीरीज चल रही थी वो टॉप 500 क्वेश्चनों का पार्ट नंबर 2 चल रहा था और इसमें मैं आपको 2 वीडियो करवा चुका हूं। आज का ये नंबर वीडियो 3 है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमने 60 क्वेश्चन कर लिए विद डिस्कशन। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कशन में भी बताए थे और आप बहुत अच्छे से अपने मंजिल को लेकर के सीरियस हो और बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे हो। आपसे उम्मीद कर सकता हूँ ऐसी में। ठीक है, तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। 61 नंबर क्वेश्चन से आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे और आगे तक हम करते रहेंगे। बस हमेशा की तरह एक बार वीडियो को आप शेयर कर देंगे और इसके साथ साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे अगर पहली बार है चैनल के ऊपर तो। ठीक है, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिले। अगर आप कमेंट वगैरह लाइक वगैरह करेंगे, शेयर करेंगे, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए बहुत अच्छे से मैं काम कर पाऊंगा। हमेशा की तरह आज भी जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका। सीधा मैं आपको क्वेश्चनों के ऊपर ले चलता हूँ। चलिए, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको मानव शरीर के बारे में करवा रहा हूँ और मैंने आपसे दावा किया कि मैं आपको आनुवंशिकता और मानव मस्तिष्क के बारे में ही करवाऊंगा। तो इसके बारे में बिल्कुल आपको करवाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये मानव शरीर का टॉपिक मैं क्लियर कर लेता हूँ एक बार। जो भी आपके श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र के या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र के, है ना, आनुवंशिकता के, इनके बारे में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो वो मैं आपको करवा दूं। उसके बाद हम मानवंशिकता और मानव मस्तिष्क के बारे में कर लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से। 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि एडम्स एप्पल किसका भाग है। एडम्स एप्पल किसका भाग है, यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा है। एडम्स एप्पल किसका भाग है। देखिए, एडम्स एप्पल होता क्या है। आपने देखा होगा लड़के को, आपने लड़के को देखा होगा, पुरुष को आपने देखा होगा, पुरुष को। तो पुरुष का जो कंठ होता है, पुरुष का जो कंठ होता है, उस कंठ के बाहर की तरफ हमें एक उभार दिखाई देता है। कंठों में बाहर की तरफ एक उभार दिखाई देता है, यानी कंठ की जो हड्डियां होती हैं, उपास्थि जो होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, थोड़ी बढ़ जाती हैं और इससे थोड़ा सा उभार उत्पन्न हो जाता है। उस उभार को हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो वो एडम्स एप्पल किसका भाग होता है, तो वो एक लेरिंग्स यानी कंठ का भाग होता है, क्योंकि कंठों का जो ऊपर का उभार होता है ना, वही को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन कि क्रेब्स चक्कर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। क्रेब्स चक्कर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो बात क्रेब्स चक्कर की है, बात क्रेब्स चक्कर की है, तो क्रेब्स चक्कर के बारे में बातें हम करेंगे। ठीक है, क्रेब्स चक्कर के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। क्रेब्स चक्कर क्या है, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा क्रेब्स चक्कर के बारे में। सबसे पहली बात तो ये O2 की उपस्थिति में होता है, O2 की उपस्थिति में होता है। इस क्रेब्स चक्कर को हम TCS या TCA चक्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो अंतिम उत्पाद होता है, इसमें जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है, आपका सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, सिट्रिक अम्ल, है ना, सिट्रिक अम्ल। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिट्रिक चक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिट्रिक चक्र भी बोलते हैं। इसके साथ साथ आपको क्रेब्स चक्र के बारे में ध्यान रखना है। इसकी खोज हेंस क्रेब्स नाम के व्यक्ति ने की थी। हेंस क्रेब्स नाम के व्यक्ति ने की थी। इसके साथ साथ प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो आपका मैट्रिक्स भाग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स भाग होता है, वहां पर ये क्रिया संपन्न होती है क्रेब्स चक्र की। और क्रेब्स चक्र के द्वारा 36 अणु एटीपी के बनते हैं। कितने अणु बनते हैं, 36 अणु एटीपी के बनते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी किसके बारे में, क्रेब्स चक्कर के बारे में। तो क्रेब्स चक्कर का दूसरा नाम क्या हो गया, क्रेब्स चक्कर का दूसरा नाम हो गया सिट्रिक अम्ल चक्र। सिट्रिक अम्ल चक्र, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, सिट्रिक अम्ल एसिड, सिट्रिक अम्ल चक्र। अच्छा, EMP चक्र किसको कहा जाता है, तो EMP चक्र कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस चक्र को। ग्लाइकोलाइसिस चक्र को, इसको ग्लाइकोलाइसिस चक्र को। एक इसी प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता है, ये O2 की अनुपस्थिति में होता है, O2 की अनुपस्थिति में होता है। दूसरी बात, इसमें जो अंतिम उत्पाद होता है, इसमें जो अंतिम उत्पाद होता है वो पायरुविक अम्ल होता है, पायरुविक अम्ल होता है।
पाइरुविक अम्ल। किसके टूटने से बनता है? ग्लूकोज के टूटने से बनता है पाइरुविक अम्ल। और कितने अणु बनते हैं? तो 2 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र है ये जीव द्रव्य में संपन्न होता है। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है दोनों चक्रों के बारे में, ठीक है। इतनी बात अगर आपको याद है तो आप बहुत अच्छे से सवालों को कर सकते हो। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप अच्छे से उनके ऊपर अटैक कर सकते हो। तो मैंने मेरी तरफ से अच्छे से बताने की कोशिश की है। पूरी बात मैं आपको बताऊंगा थ्योरी क्लास में। थ्योरी क्लास के बगैर मैं अच्छे से बता नहीं पाऊंगा सारी बातें। बहुत बातें छूट जाती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें होती है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 63 नंबर क्वेश्चन कि श्वसन की एक प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया एक किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीकरण प्रक्रिया भी होती है, अपचयी प्रक्रिया भी होती है, क्योंकि श्वसन के द्वारा हम क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थ बाहर छोड़ते हैं, CO2। इसका मतलब अपशिष्ट पदार्थ छोड़ने को क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक बोलते हैं, है ना। तो CO2 छोड़ते हैं इसका, और ऑक्सीजन यानी O2 ग्रहण करते हैं, इसलिए ऑक्सीकरण हो गई। और इससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, काम करने की ऊर्जा मिलती है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी भी हो गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन के दौरान पाइरुविक अम्ल से पेशियों में क्या बनता है? देखिए मैंने आपको बताया जो आपका ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता है, ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से जो ग्लूकोज आपका होता है, ग्लूकोज, वो ग्लूकोज टूट करके क्या बना देता है? 2 अणु आपके पाइरुविक अम्ल के बना देता है। और पाइरुविक अम्ल हमारी पेशियों में, पाइरुविक अम्ल के द्वारा हमारी पेशियों में किसका निर्माण हो जाता है? तो पेशियों के अंदर निर्माण हो जाता है किसका? लैक्टिक अम्ल का। किसका? लैक्टिक अम्ल का। और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण, इसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी पेशियों में थकान आ जाती है, और इसी के द्वारा क्या आती है? ऐंठन आती है, दर्द होने लगता है, ठीक है। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। ग्लाइकोलाइसिस चक्र के दौरान ग्लूकोज जो है ना वो पाइरुविक अम्ल में टूट जाता है 2 अणुओं में, और पाइरुविक अम्ल हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है, जिसके कारण थकान और ऐंठन का क्या होता है? अनुभव होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन कि अंतः श्वसनीय के दौरान डायाफ्राम, यानी अंतः श्वसन जब हम करते हैं, अंदर सांस लेके जाते हैं, जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो हमारा डायाफ्राम में क्या होता है? देखिए पहले तो समझना है आपको डायाफ्राम होता क्या है। डायाफ्राम का आपको पता चलेगा भी होता क्या, तभी तो आप बता पाओगे। तो देखिए ये हमारा इस प्रकार से मान लो पंसलियाँ होती हैं, है ना, ये हमारी पंसलियाँ होती हैं, ये मान लो हमारे फेफड़े हैं, और फेफड़ों के ऊपर क्या होता है? इस प्रकार से पंसलियाँ होती हैं फेफड़ों के ऊपर, ठीक है। तो पंसलियों के नीचे का ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, पेट वाला भाग, पेट के ऊपर की साइड का भाग, इसको हम क्या बोलते हैं? डायाफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम बोलते हैं। अब अगर आप सही सांस लेने की क्रिया जानते हो ना, सही सांस लेने की जो क्रिया है वो क्या होती है? जब हम अंदर सांस लेते हैं, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो अंदर सांस जाएगी तो हमारे फेफड़ों में जाएगी, जिसके कारण फेफड़ों के अंदर वायु आएगी ना, तो फेफड़े क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे, यानी छाती क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, यानी ऊपर उठ जाएगी, हमारी जो चेस्ट है वो ऊपर उठ जाएगी। अगर हमारी चेस्ट ऊपर उठेगी ना तो डायाफ्राम क्या होगा? नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, यानी इसमें क्या होगा? संकुंचन होगा। इसमें क्या होगा? संकुंचन। तो ध्यान रखना जब हम अंदर सांस लेके जाते हैं तो हमारी पंसलियां ऊपर उठती हैं, और जब पंसलियां ऊपर उठेंगी तो हमारा डायफ्राम चपटा होकर के कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, यानी संकुचित हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर आप अच्छे से इस बात को समझ गए हैं तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं, है ना। सांस अंदर लेंगे तो पंसलियां ऊपर उठेंगी, पंसलियां ऊपर उठेंगी तो हमारा डायफ्राम क्या हो जाएगा? नीचे धस जाएगा, हमारे पंसलियों के नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब वो चपटा होकर के, संकुचित होकर के चपटा हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है कि दैनिक श्वसनीय क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, यानी दैनिक जो श्वसन क्रियाएं होती हैं, दैनिक श्वसन क्रियाएं जो होती हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? दैनिक श्वसन क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, दैनिक श्वसन जो क्रियाएं होती हैं वो आपकी मेडुला ओब्लोगेटा से क्या होती हैं? मेडुला ओब्लोगेटा हमारे दिमाग का पश्च मस्तिष्क का भाग है। पश्च मस्तिष्क का क्या है? एक
पार्ट है हमारा ये मेडुला ऑब्लोगेटा, और यही मेडुला ऑब्लोगेटा क्या करता है, श्वसन को नियंत्रित करने का काम करता है। श्वसन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, यही मेडुला ऑब्लोगेटा करता है। ठीक है। अच्छा, हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने आपको बता रखा है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि के ऊपर क्या करता है, नियंत्रण रखने का काम करता है। सेरिबेलम, सेरिबेलम का हिंदी में इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क बोलते हैं। और ये जो अनुमस्तिष्क होता है ये हमारे शरीर के ऊपर नियंत्रण रखता है, शरीर पर नियंत्रण रखता है, शरीर पर नियंत्रण, यानी हमारा शरीर बिल्कुल सीधा रहता है, सीधा सीधा चलते हैं, है ना, सीधा चलते हैं, हमारे हाथ पैर सही से काम करते हैं। वो किसके कारण करते हैं, अनुमस्तिष्क के कारण, है ना। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है, हमारे शरीर का कंट्रोल रखता है। अच्छा, जब व्यक्ति शराब पी लेता है, जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो ये शराब कौन से भाग को प्रभावित करती है, तो आप समझ गए होंगे कि भी शराब है, शराब पीने के बाद व्यक्ति शरीर पर से नियंत्रण खो देता है, नियंत्रण खो देता है, तो हमारा अनुमस्तिष्क इससे क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। ठीक है। अब बात आती है सेरिब्रम की। सेरिब्रम का मतलब होता है पर मस्तिष्क, पर मस्तिष्क। और हमारे शरीर का, हमारे शरीर में जो दिमाग होता है, हमारे शरीर में जो मस्तिष्क होता है, उसका सबसे बड़ा भाग होता है ये, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों के पर मस्तिष्क से मानव का पर मस्तिष्क बड़ा होता है, सभी प्राणियों के पर मस्तिष्क से मानव का पर मस्तिष्क बड़ा होता है। इसीलिए मनुष्य को बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है, क्योंकि सेरिब्रम क्या करता है, याद रखने का काम करता है। हंसना, रोना, खेलना, कूदना, वो सारी की सारी क्रियाएं किसके अंदर होती हैं, ये सेरिब्रम के अंदर होती हैं, पर मस्तिष्क के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने है 67 नंबर क्वेश्चन। देखिए, मानव की आहार नाल के रसांकुरों एवं फुफ्फुसों की कुपिकाओं के मध्य एक संयुक्त लक्षण क्या है। देखिए, ये जो मैंने आपको कुपिकाओं के बारे में बताया था कि जो कुपिकाएं हैं वो 200 से लेकर 300 मिलियन हमारे दोनों फेफड़ों में होती हैं, और इनको जब हम फैला देते हैं, जब इनको फैला देते हैं तो ये 80 वर्ग मीटर का स्थान घेर लेती हैं, 80 वर्ग मीटर का स्थान। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी। अगर ये 80 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल घेरती हैं, यानी एक क्रिकेट स्टेडियम जितना स्थान घेर लेती हैं, इसका मतलब ये क्या करते हैं, स्थायी क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करते हैं। यानी रसांकुर तो क्या करते हैं, रसांकुर तो पाचन तंत्र में, रसांकुर तो क्या करते हैं, पाचन तंत्र में स्तय का क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करते हैं। और फुफ्फुस की जो कुपिकाएं होती हैं वो श्वसन तंत्र में क्या करते हैं, स्तय का क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं जल्दी जल्दी इसीलिए करवा रहा हूँ प्यारे साथियों, क्योंकि जल्दी से ये जो हमारे 500 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद मैं आपको और कुछ करवा दूं, जिससे कि आप बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाओ एग्जाम के अंदर। मैं ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों में गैसीय विनिमय स्थल कौन सा होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो कुपिकाएं होती हैं, कुपिकाएं जो होती हैं, यहीं से ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, विनिमय होता है, लेन देन होता है कुपिकाओं से। फुफ्फुसों के अंदर जो कुपिकाएं होती हैं, उन्हीं कुपिकाओं से क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है, गैसों का लेन देन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, 69 नंबर क्वेश्चन, कि यदि रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो श्वास की दर क्या होगी। देखिए भाई, हमारे रक्त के अंदर किसकी मात्रा बढ़ गई, CO2 की मात्रा बढ़ गई। अब CO2 की मात्रा बढ़ गई जो हमारे सांस लेने के लिए कामयाब नहीं है, हमें सांस के लिए क्या चाहिए, O2 चाहिए। अब ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमें हमारे शरीर में, तो हम जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब हमारी सांस की जो दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहीं पर CO2 की जगह क्या दे देता, O2 दे देता, तब उत्तर क्या जाता, घटना आ जाता, है ना। तो ये बात आपको समझनी है, बस आप थोड़ा सा इसको, आप दैनिक जीवन की बातें हैं ये सारी की सारी, आप अपने शरीर के ऊपर लेके इसको देख सकते हो कि भाई आपके शरीर में CO2 ज़्यादा बढ़ गई। अब ज़रूरी आपको किसकी है, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन हम किसके द्वारा लेते हैं, सांस के द्वारा। तो आप जल्दी जल्दी क्या करोगे, सांस लेने की कोशिश करोगे, तभी ऑक्सीजन क्या जा पाएगी, हमारे शरीर में जा पाएगी। इसका मतलब हमारी श्वास की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट,
70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वयस्क मानव में श्वसन दर क्या होती है। एक वयस्क मानव में श्वसन की दर यानी 1 मिनट में कितनी बार हम सांस लेते हैं। तो 1 मिनट में 15 से लेकर 18 बार हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, यानी एक बार लेके छोड़ना एक चक्कर हो गया। इस प्रकार से हम 1 मिनट में 15 से 18 चक्कर करते हैं 1 मिनट में, है ना। और बच्चों की अगर बात करते हैं तो बच्चों के अंदर होती है 20 से 25, बच्चों के अंदर 20 से 25, छोटे बच्चों में, क्योंकि वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको ये समझ में आ गई होगी अच्छे से। वयस्क मनुष्य जो होता है वो उसकी श्वसन दर क्या होती है, तो 15 से लेकर 18 प्रति मिनट होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की, कि फेफड़ों का आवरण क्या कहलाता है। तो फेफड़ों का आवरण क्या कहलाता है, प्लूरल झिल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लूरल झिल्ली कहलाता है। अच्छा, पेरिकार्डियम क्या होता है, पेरिकार्डियम हृदय का आवरण होता है। किसका आवरण होता है, हृदय का आवरण। ये बात मैं आपको पीछे बता चुका हूं। और पेरिटोनियम क्या होता है, पेरिटोनियम आपका आमाशय का स्तर होता है, आमाशय का आवरण, आमाशय का आवरण। आमाशय के आवरण को हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम बोलते हैं हृदय के आवरण को, और प्लूरल झिल्ली बोलते हैं फेफड़ों के आवरण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से CO2 का परिवहन रक्त में किस रूप में होता है। CO2 का जो परिवहन है वो हमारे रक्त में किस रूप में होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो साथियों ध्यान रखना, हमारे रक्त के अंदर जो CO2 का जो परिवहन होता है वो किसके रूप में होता है, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। किसके रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, यानी NaHCO3 के रूप में। किसके रूप में, NaHCO3 के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, परिवहन होता है। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखना, CO2 का जो परिवहन है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। किसके रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, व्हेल मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है। मैंने आपको बताया था मछलियों में जो आपका श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है, गलफड़ों के द्वारा होता है, गिल्स या फिर गलफड़ों के द्वारा। लेकिन ये जो व्हेल और जो डॉल्फिन होती है ना वो क्या होती हैं, अपवाद हैं, मछलियों का अपवाद है ये, है ना। तो ये जो व्हेल होती है इसके अंदर फेफड़ा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फेफड़ा। ये अपवाद है, अपवाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि मछली गलफड़ों या फिर गिल्स के माध्यम से क्या करती हैं, श्वसन करती हैं, लेकिन व्हेल जो मछली है, ब्लू व्हेल जो मछली है वो क्या करती है, फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करती है। रह जाएगा अच्छे से याद, रह जाएगा अच्छे से याद ये बात, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन की। 74 नंबर क्वेश्चन है कि अनोक्सी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु द्वारा कितने एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म है। अच्छा, आपसे पूछा है अनोक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन का मतलब अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अनोक्सी का मतलब जो O2 की अनुपस्थिति में होता है, O2 की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति। और O2 की अनुपस्थिति में आपका होता है ग्लाइकोलाइसिस शक्कर। कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस शक्कर। अब ग्लाइकोलाइसिस शक्कर में आपका ग्लूकोज का अणु टूटता है, ग्लूकोज का अणु टूटता है। कितने अणु बनाता है, 2 अणु बनाता है। किसके, पाइरुविक अम्ल के, है ना। 2 अणु एटीपी के बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट। समझ गए होंगे इस बात को। मैंने आपको बताया अवायवीय श्वसन का मतलब O2 की अनुपस्थिति, O2 की अनुपस्थिति का मतलब ग्लाइकोलाइसिस शक्कर। ग्लाइकोलाइसिस शक्कर में आपका ग्लूकोज क्या होता है, 2 पाइरुविक अम्ल के अणु बनाता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं पीछे, क्रेब्स शक्कर और दोनों बताए थे ना मैंने आपको। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने अणु बनते हैं, 2 अणु। अगर आपको पूछ ले कोशिकीय श्वसन में टोटल कितने अणु बनते हैं, कोशिकीय श्वसन में, तो कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार का होता है। एक तो O2 की उपस्थिति में और एक O2 की अनुपस्थिति में, एक O2 की अनुपस्थिति में। तो O2 की उपस्थिति में तो बनते हैं 36 अणु, जो किसके माध्यम से बनते हैं, क्रेब्स शक्कर के माध्यम से। और O2 की अनुपस्थिति में बनते हैं 2 अणु। टोटल कितने हो गए, 36 और 2 कितने हो गए, 38। तो टोटल कोशिकीय श्वसन की बात करते हैं तब तो 38 बनते हैं। अगर हम अवायवीय श्वसन की बात करें तो 2 बनते हैं, और वायवीय श्वसन की बात करें तो कितने बनते हैं, 36 बनते हैं। ये 3 बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन, उच्च श्वास की वायु में
O2 की मात्रा कितनी होती है। यानी उच्च श्वास का मतलब जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उस सांस के साथ में CO2 तो जाती जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की कुछ मात्रा बाहर चली जाती है। हमारे शरीर से ऑक्सीजन की कुछ मात्रा भी बाहर चली जाती है। वो कितनी % मात्रा में बाहर जाती है ऑक्सीजन, वो आपसे पूछा है। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है कि हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकलती है, लेकिन कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाती है। तो वो मात्रा कितनी होती है, तो वो मात्रा होती है 16%। 16% आपकी जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाती है उच्च श्वास के माध्यम से, यानी श्वास बाहर छोड़ने के साथ। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी साथियों। जितनी ऑक्सीजन हमारे शरीर में होती है उसका 16% ऑक्सीजन हमारे सांस के साथ बाहर निकल जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ये कुछ फैक्ट हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, इनका कोई इलाज नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य में O2 की अनुपस्थिति में एक ग्लूकोज के अणु से टूटने पर 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था प्यारे साथियों, पायरुविक अम्ल का निर्माण ग्लूकोज के अणु से टूटने से होता है। किसकी अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में। और O2 की अनुपस्थिति वाले को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर। और क्रेब्स चक्कर आपका O2 की उपस्थिति में होता है, O2 की उपस्थिति में होता है। इससे 36 अणु ATP के बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस से आपके 2 अणु OTP के बनते हैं। ये आपका कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कोशिका द्रव्य बोले तो साइटोप्लाज्म में, ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में संपन्न होता है, मैट्रिक्स भाग में संपन्न होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के द्वारा शुद्ध रूप से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा, पूर्ण ऑक्सीकरण, यहां पर बात ऑक्सीकरण की है। ऑक्सीकरण का मतलब O2 का जुड़ना। O2 कब जुड़ेगी, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा। ऑक्सीकरण का मतलब O2 का जुड़ना। अब O2 कब जुड़ेगी, ऑक्सीजन कब जुड़ेगी, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रेब्स चक्कर का श्वसन। और क्रेब्स चक्कर के श्वसन में कितना होता है, 36 अणु होते हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आप, मैं जो पीछे फैक्ट बताए हैं वो अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पायरुविक अम्ल का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण कहां पर होता है। जो पायरुविक अम्ल है वो लैक्टिक अम्ल का निर्माण कहां पर करता है, तो आपको पता है पेशियों के अंदर करता है। ये बात मैं आपको 3-4 बार बता चुका हूं। कहां पर करता है, पेशियों के अंदर। इसीलिए हमारी पेशियों में ऐंठन आती है। क्या आती है, ऐंठन। और इसी ऐंठन के कारण क्या होता है, दर्द होता है हमारी पेशियों के अंदर, मांसपेशियों में। ठीक है, जिसको हम ऐंठन को हम क्या बोलते हैं, ऐंठन को हम बोलते हैं क्रैम्प आना। तो क्रैम्प किसकी वजह से आते हैं, इसी पायरुविक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल की वजह से आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्य में एक बार सांस लेने की प्रक्रिया में कितना समय लगता है। जब मनुष्य एक बार सांस लेता है और बाहर छोड़ता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं एक चक्कर या एक बार सांस लेना। तो एक बार सांस लेने की प्रक्रिया में कितना समय लगता है, तो टोटल 5 सेकंड का समय लगता है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उस स्वस्थ व्यक्ति को कितने सेकंड का समय लगता है, 5 सेकंड का समय लगता है। अब इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि श्वसन व आहार नाल का क्रॉस पथ कहां होता है या क्या होता है। देखिए, श्वसन और आहार नाल का क्रॉस पथ, यानी जो आहार नाल और श्वसन तंत्र दोनों में काम आए, यानी वहां से आहार नाल और श्वसन नाल अलग अलग हो जाएं, तो भाई वो होता है आपका गर्सनी। क्योंकि गर्सनी को आहार नाल और श्वसन तंत्र का या फिर पाचन तंत्र का क्या कहा जाता है, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का सम्मिलित भाग कहा जाता है, कॉमन भाग कहा जाता है। और यहीं इसी के बाद ही क्या होता है, आहार नाल अलग हो जाता है और श्वसन नाल अलग हो जाता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, गर्सनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, गर्सनी।
ये बात मैं आपको सारी की सारी पीछे बता चुका हूं। अगर आपने मेरे सारे वीडियो पीछे के देखे हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन, किस समय पर श्वसन दर सबसे कम होती है? श्वसन दर का मतलब सांस लेने की जो क्रिया होती है वो सबसे कम कब होती है, यानी हम टाइम ज़्यादा टाइम से कब लेते हैं, ज़्यादा टाइम से सांस कब लेते हैं? भाई खेलते समय तो हमारे सांस बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है, ज़्यादा। खाना खाते समय भी हमें परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम करने समय भी हमें ज़्यादा सांसों की आवश्यकता होती है। तो सोते समय हम क्या करते हैं, सबसे कम सांस लेते हैं सोते समय। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायु को श्वास नली में जाने का मार्ग प्रदान कौन करता है? वायु को श्वास नली में जाने का मतलब माध्यम प्रदान कौन करता है? तो जो आपका 82 नंबर जो क्वेश्चन है, 82 नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ग्लोट्स, ग्लोट्स जो होता है ना, ग्लोट्स वो क्या करता है, वायु को श्वास नली में भेजने का काम करता है। यानी ग्लोट्स जो होता है ना, ग्लोट्स जिसको हम घंटी द्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घंटी द्वार। ये जो घंटी द्वार होता है, ये घंटी द्वार श्वसन को श्वास नली में और भोजन को भोजन नली में भेजने का काम करता है। इसका मतलब वायु को श्वास नली में जाने का मार्ग कौन प्रदान करेगा, तो ग्लोट्स प्रदान करेगा। सारी बातें मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा जब मैं आपको थ्योरी क्लास करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं चित्र नहीं ले सकता, इसका मैं डायग्राम नहीं ले सकता, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। लेकिन आप ध्यान रखना, घाटी द्वार जो होता है ना, वो भोजन को भोजन नली में भेजने का काम करता है और श्वसन को श्वसन नली में भेजने का काम करता है। और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, उसको बोलते हैं घाटी ढक्कन। उस घाटी ढक्कन को हम क्या बोलते हैं, उस घाटी ढक्कन को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। क्योंकि वो जब सांस आता है तो वो भोजन नली को बंद कर लेता है, और जब भोजन आता है तो वो श्वास नली को बंद कर लेता है। इसका मतलब वो ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ग्लोट्स करेक्ट होगा, क्योंकि ग्लोट्स क्या करता है, श्वास नली को श्वास को श्वास नली में और भोजन को भोजन नली में भेजने का काम करता है। एपिग्लोट्स तो सिर्फ उस द्वार को बंद करने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यीस्ट यानी कवक में अवायवीय श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद क्या बनता है? देखिए यहां पर बात अवायवीय श्वसन की है। भाई अवायवीय श्वसन की बात है तो आपको पता होना चाहिए, जो अवायवीय श्वसन होता है वो आपका ग्लाइकोलाइसिस चक्र के दौरान होता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र के दौरान। और ग्लाइकोलाइसिस चक्र में आपका जो ग्लूकोज है वो किस में टूटता है, ग्लूकोज है वो पाइरुविक अम्ल में टूटता है। किस में टूटता है, पाइरुविक अम्ल में। अगर मनुष्य की बात होती तब तो आपका उत्तर पाइरुविक अम्ल होता, या फिर लैक्टिक अम्ल होता, या फिर वो क्या होता, लैक्टिक अम्ल होता। लेकिन यहाँ पर मनुष्य की बात नहीं है, यहाँ पर यीस्ट नाम के कवक की बात है। यहाँ पर यीस्ट नाम के कवक की बात है। तो यीस्ट यानी जो कवक होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का अपवाद मान सकते हो। इसमें आपका पाइरुविक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल नहीं बनकर के क्या बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है अंतिम उत्पाद के रूप में। ये पाइरुविक अम्ल नहीं बनता है, पाइरुविक अम्ल की जगह क्या बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है। लेकिन यहीं पर बात अगर मनुष्य की होती तो आपका उत्तर क्या होता, पाइरुविक अम्ल होता। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिगरेट या फिर धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में होने वाला रोग कौन सा है? सिगरेट या फिर धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में कौन सा रोग होता है? तो प्यारे साथियों, सिगरेट या धूम्रपान करते हैं तो हमारे फेफड़े काले हो जाते हैं। फेफड़े क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। और उन्हीं काले फेफड़ों को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं काले फेफड़ों को बोलते हैं इम्फाइसीमा। क्या बोलते हैं, इम्फाइसीमा बोलते हैं। तो काले फेफड़ों को बोलते हैं इम्फाइसीमा। और इम्फाइसीमा जो रोग है वो आपका सिगरेट या फिर धूम्रपान करने की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा हाइपरनोइमा क्या है, हाइपरनोमा आरबीसी से संबंधित रोग है। आरबीसी से संबंधित रोग है, ध्यान रखना। आरबीसी से संबंधित रोग आपका कौन सा है, हाइपरनोमा है। ठीक है, हाइपरनोइमा है। अच्छा, अगर हम यहीं पर बात करते हैं, यहीं पर हम बात करते हैं किसकी, हाइपोक्सिया की। हाइपोक्सिया की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, इस रोग में क्या होता है, इस रोग में जो ऑक्सीजन है वो हमारे कहां तक नहीं पहुंच पाती है, अंगों तक नहीं पहुंच पाती है। लिख के बता देता हूं तब आपको समझ में आएगा कि जो हमारी हाइपोक्सिया नाम का जो रोग होता है, हाइपोक्सिया रोग में O2 जो है ना, O2 वो अंगों तक नहीं पहुंच पाती है, अंगों तक नहीं पहुंच पाती है, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया रोग। और सिगरेट और धूम्रपान से आपका इम्फाइसीमा रोग होता है, जिसके कारण फेफड़े क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य सेवातन यानी सेवातन का मतलब सांस लेना। सामान्य सांस लेने में
अंदर ली गई तथा बाहर निकाली गई गैसों का आयतन कितना होता है। यानी जब हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं और सामान्य रूप से सांस बाहर छोड़ते हैं तो कितने आयतन की हम सांस अंदर बाहर करते हैं। तो भाई ध्यान रखना 500 ml के बराबर। कितने ml के बराबर? 500 ml के बराबर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट। तो ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार इनका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। जैसे एक क्लास का मतलब ये टॉपिक पूरा होगा ना 500 क्वेश्चन, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पिछला पीडीएफ आपको मिल गया होगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है पहले वाले पीडीएफ का, वो आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन अगला 86 नंबर क्वेश्चन देखना अच्छे से कि श्वसन दर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। श्वसन दर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो श्वसन दर को स्पाइरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मैं आपको पीछे बता चुका हूं, श्वसन दर को स्पाइरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। स्फैग्मोमेनोमीटर के द्वारा आपका मापा जाता है। किसको? स्फैग्मोमेनोमीटर को आपका मापा जाता है रक्तदाब को, यानी बीपी को मापा जाता है स्फैग्मोमेनोमीटर के द्वारा। और स्टेथोस्कोप के द्वारा आपको आपकी हृदय की धड़कन मापी जाती है। हृदय की धड़कन मापी जाती है, हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप के द्वारा। और पायरोमीटर के द्वारा आपका तापमान मापा जाता है। और हाल फिलहाल में तो पायरोमीटर का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप कहीं पर भी जाते हैं तो एक मशीन आपके चेहरे की तरफ करते हैं, आपके माथे की तरफ करते हैं, तो वो एक क्या होता है? पायरोमीटर होता है ना। कोविड-19 की तापमान ज्ञात करने के लिए, कोविड-19 के कारण, तो वो एक पायरोमीटर होता है ना। तो ये आपका तापमान मापता है, एक उप तापमान मापी होती है। उम्मीद करता हूँ 86 नंबर क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। तो मिलान करने का क्वेश्चन मैं आपको हमेशा, आपको पता है मैं लगभग मिलान करके दे देता हूँ, बस आपको याद करना होता है। तो इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। स्तनधारी पक्षी और सरीसृप किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो फेफड़ों के द्वारा, बिल्कुल। एम्फीबिया जो मेंढक होता है, एम्फीबिया मेंढक, वो त्वचा और मुख गर्सनी और फेफड़े तीनों के द्वारा क्या करता है? वो श्वसन कर सकता है। केंचुआ और जो जोंक है वो आपका त्वचा से क्या करता है? श्वसन करता है। और लीवर फ्लूक, फीता कर्मी और एस्केरिस जो है वो अवायवीय श्वसन दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? अवायवीय श्वसन दर्शाते हैं। तो ये सारी की सारी बात आपको सिर्फ सीधी की सीधी याद करनी है, बस सीधे से सीधे याद करने आपको, है ना। और कोई आपको भड़क नहीं लेनी है, बस याद करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन कि प्रोटीन अपचय यानी कैटाबोलिक के फलस्वरूप बने जटिल नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया या जैव प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाई कोई भी नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ है, नाइट्रोजनी वर्ज्य जो पदार्थ है ना, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? वो हमारे पसीने के अंदर या फिर मूत्र के अंदर होते हैं। नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ पसीने या फिर मूत्र के अंदर होते हैं। तो इनको शरीर से बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीजन और CO2 को अंदर बाहर करना क्या कहलाता है? श्वसन। भोजन को ग्रहण करना पाचन। श्वसन आपको पता है। और जनन यानी किसी संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और उत्सर्जन आपका क्या होता है? किसी भी नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है इस वीडियो में। अगले वीडियो में इससे संबंधित जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन पहले साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। अब आप समझ सकते हो, क्वेश्चन हार्ड भी आते हैं, क्वेश्चन सरल भी आते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप ये नहीं मान सकते कि सिर्फ हार्ड आएंगे और ये भी नहीं मान सकते कि सिर्फ सरल आएंगे, है ना। कॉम्बिनेशन आएगा दोनों का, कुछ सरल और कुछ हार्ड, उसी प्रकार से मैं आपको करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, स्तनियों का या मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? उत्सर्जनियों का या फिर मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए, उत्सर्जी पदार्थ आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अमोनिया, जिसको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक। यानी ऐसे जीव जो उत्सर्जन के रूप में क्या छोड़ते हैं? अमोनिया छोड़ते हैं, उनको अमोनोटेलिक बोलते हैं। अब अमोनोटेलिक यानी अमोनिया कौन कौन बाहर छोड़ता है शरीर से? तो अमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो अमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो अमोनिया एक तो आपका छोड़ता है, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, है ना, अमीबा हो गया, युगलिना हो गया, युगलिना, पेरामीशियम हो गया, पेरामीशियम, ये क्या करते हैं? अमोनिया बाहर छोड़ते हैं। इसी प्रकार से सिलिट्रेटा संघ यानी जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा, वो भी क्या करता है? अमोनिया बाहर छोड़ता है। इसी प्रकार से आपका प्रोटोजोआ जो होता है ना, प्रोटोजोआ, वो भी क्या करता है?
अमोनिया बाहर छोड़ता है। ठीक है, और जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया, अमोनोटेलिक या फिर जो अमोनिया होता है वो सबसे विषैला होता है, सबसे विषैला उत्सर्जी पदार्थ, सबसे विषैला उत्सर्जी पदार्थ आपका क्या होता है, अमोनिया होता है। तो ये बात मैंने आपको अमोनोटेलिक की बताई। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। इसका जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है आपका यूरियोटेलिक। एक आता है यूरियोटेलिक, यानी ये लगभग 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। तो चारों प्रकार मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका जो दूसरा प्रकार है वो है आपका यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक, अच्छा, यूरियोटेलिक के बारे में अगर बात करें तो यूरिया उत्सर्जित करते हैं ये, और इसमें मुख्यतः मेंढक आता है। मेंढक, आपका कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी, लेकिन इसमें मनुष्य आता है। खास बात आपको ध्यान रखनी, इसमें क्या आता है, मनुष्य आता है ना, इसमें मनुष्य आता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यूरियोटेलिक यानी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इसी प्रकार से आपका अगला जो आता है वो आता है एमिनोटेलिक। एमिनोटेलिक का मतलब होता है जो एमिनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। एमिनो अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जो प्राणी होते हैं उनको एमिनोटेलिक बोलते हैं। जैसे इसके अंदर एक ही आता है, आपको ध्यान रखना है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा नाम का जो आपका जीव होता है वो एमिनोटेलिक होता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो यूरिया और अमोनोटेलिक और आपका यूरिक टेलिक है ना, यूरिकोटेलिक। एक होते हैं यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक यानी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरिकोटेलिक बोलते हैं। और यूरिकोटेलिक के अंदर आपके कौन कौन आते हैं, एक तो आपका पक्षी वर्ग आता है, पक्षी वर्ग जितने भी पक्षी होते हैं वो, और एक आपका सरीसृप वर्ग है ना, सरीसृप वर्ग, वो यूरिक अम्ल का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और ये जो यूरिक अम्ल होता है ये सबसे कम विषैला, सबसे कम विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है, सबसे कम विषैला उत्सर्जी पदार्थ। और सबसे अधिक कौन सा होता है, अमोनिया, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो आपको पूछा था किसका, स्तनियों का पूछा था, मनुष्य का पूछा था। तो मनुष्य किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्य में यूरिया मुख्यतः कहाँ निर्मित होती है। मुख्यतः यूरिया बनती कहाँ पर है ना, यूरिया मूत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं, लेकिन वो बनती कहाँ पर है। तो जो यूरिया का निर्माण होता है ना, निर्माण तो इसका होता है कहाँ पर, यकृत में यानी लीवर के अंदर। इसका निर्माण तो लीवर में होता है, लेकिन इसका उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो इसका उत्सर्जन होता है वृक्क के द्वारा यानी किडनी के द्वारा। तो किडनी क्या करती है, इसका उत्सर्जन करती है, लेकिन निर्माण इसका कहाँ पर होता है, तो इसका निर्माण लीवर के अंदर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। तो आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं, 61 से लेकर 90 तक। इससे आगे हम करेंगे कल की क्लास में, अगली क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। बीच में कोई डिस्ट्रैक्ट अगर आप हुए हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने प्यारे साथियों के साथ, जिससे कि उनको भी फायदा मिले और आपको भी थोड़ी सहानुभूति मिले, भी हाँ हमने अच्छा काम किया है, और मेरे को भी मोटिवेशन मिले। जितने ज़्यादा बच्चे मेरे से जुड़ेंगे उतना ही मन मेरा पढ़ाने का ज़्यादा करेगा और अच्छा सा कंटेंट आपको दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, बाय बाय।